नमस्कार। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे एनएएस कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के पेपर का हल हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। मिताली एक मानचित्र में अपने शहर होशंगाबाद को खोजना चाहती है। इसके लिए उसे इस स्थान के संबंध में क्या जानना चाहिए। जब भी हम किसी स्थान की बात करते हैं तो हमें उसके अक्षांश एवं देशांतर का पता होना आवश्यक है। जैसे हमारे भारत का मुख्य भूभाग जो है वो 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। अर्थात हमें किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए अक्षांश एवं देशांतर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 2 है, किस प्रकार के वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु के समय लगभग 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। वृक्ष अपने पत्ते कैसे गिराएंगे? पर्णपाती। पत्ते गिराना अर्थात पर्णपाती। तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, इन वनों में लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो इन्हें बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए लेते हैं तीसरा प्रश्न। जून के मध्य में पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण है। तो पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? उच्चावच लक्षण। उच्चावच लक्षण यानी धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप या पैटर्न को उच्चावच लक्षण कहते हैं। और जून के मध्य में पश्चिमी घाट में ये वर्षा का प्रमुख कारण है। चलिए चौथा प्रश्न लेते हैं। सूती वस्त्र, रबर, खाद्य तेल, कागज किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण हैं? तो ये हम जानते हैं कि ये सभी कृषि पर आधारित उद्योग हैं। तो कृषि आधारित उद्योग ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 5 है, मानचित्र देखिए हमें एक दर्शाया गया है। मानचित्र पर दर्शाई गई नदी आर को पहचानिए। तो यह देखिए मध्य भारत में यह नदी जो नजर आ रही है हमें, यह है महानदी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए मानचित्र का अवलोकन करें तथा जून से सितंबर के मध्य 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले छायांकित क्षेत्र को पहचानें। जून से सितंबर के मध्य वास्तव में वर्षा ऋतु होती है, लेकिन कौन से ऐसे स्थान है जहां पर 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है? तो वह स्थान है अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे। तो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे, जो कि हमें यह आकृति में छायांकित किए हुए नजर आ रहे हैं। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 7। लौह क्षेत्र अयस्क मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है? तो लौह क्षेत्र अयस्क सबसे ज्यादा मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 8 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। क्या कारण है भूमि निम्नीकरण? तो सबसे पहले हम यह जान लें कि भूमि निम्नीकरण क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें भूमि खेती के योग्य अयोग्य बनती है, योग्य से अयोग्य बन जाती है। यानी अब खेती के योग्य भूमि नहीं बच रही है। किस कारण से? तो ये देखिए, यह है भूमि निम्नीकरण अति सिंचाई के कारण हुआ है। ऐसा कहां पर? पंजाब में। साथ ही पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अति सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। भूमि निम्नीकरण जो है अति सिंचाई होने के कारण यह समस्या आ रही है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को कहते हैं। तो हम जानते हैं कि वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल होती है खरीफ की फसलें। और खरीफ की फसलों में मुख्य रूप से क्या है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास आदि ये सब खरीफ की फसलें हैं। और ये फसलें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 10। उत्तर प्रदेश को उस प्रदेश को पहचाने जहां पर भूमि संरक्षण के लिए सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। सीढ़ीनुमा कृषि क्या होती है? पहाड़ी क्षेत्रों में ढलवा भूमि पर कृषि के उद्देश्य से सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, क्योंकि वहां पर समतल मैदानी क्षेत्र नहीं होते। तो वहां पर हमें सीढ़ीनुमा खेती करना होता है। इन प्रदेशों में पहाड़ों
की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं। तो ये कहां पर होगा ऐसा? पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ियों में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा प्राप्त करता है? तो देखिए, कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जहां वर्षा होती है? वो है पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर प्रश्न नंबर 12 है, फलीदार फसलों के उदाहरण हैं। तो फलीदार फसलें क्या हैं? दालें हैं फलीदार फसलें। और भी फलीदार फसलें क्या हैं? दालें, मटर, सेम, रिजका, बरसीम, लोबिया आदि, ये सब फलीदार फसलें हैं। तो प्रश्न नंबर 13 देखिए, केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षण को किस नाम से जाना जाता है? मानसून के पूर्व यदि वर्षा हो रही है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम आम्र वर्षा कहते हैं। यानी भारत में केरल और कर्नाटक में अप्रैल तथा मई माह में जो मानसून पूर्व वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। मानसून की भी पूर्व वर्षा हो जाती है वहां, तो इसे हम आम्र वर्षा कहेंगे। प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। सौर्य भारत में समुद्र तल में 1461 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक स्थान पर रहता है। शौर्य एक नाम है। यह व्यक्ति समुद्र तल से 1461 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक स्थान पर रहता है। उस स्थान को पहचाने जहां पर वह रहता है। तो वह स्थान क्या है? शिलांग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। फिर प्रश्न नंबर 15 है, उपजाऊ मृदा और प्रचुर वर्षण वाले मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व की संभावना कैसे होती है? उच्च से उच्चतम होगी, क्योंकि उपजाऊ है वहां भूमि, वहां कृषि करने के अच्छे साधन उपलब्ध हैं, वर्षा अच्छी हो रही है। तो ऐसे क्षेत्र में घनत्व यानी जनता के रहने का घनत्व जो है अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, उच्च से उच्चतम। फिर प्रश्न नंबर 16 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापारी वर्ग ने क्यों हिस्सा लिया? व्यापारी वर्गों का क्या फायदा था? वे विदेशी वस्तुओं के आयात के विरुद्ध सुरक्षा चाहते थे कि हमारी वस्तुएं बिकें, हमारी वस्तुएं खरीदी जाएं, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया। ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर प्रश्न नंबर 17 है, इस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। किस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत? दांडी यात्रा से मानी जाती है। दांडी यात्रा क्या है? 12 मार्च सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने, जो कर लगा रहे थे वो, उसके कानून के विरुद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। और वास्तव में 6 अप्रैल 1930 को नमक का कानून तोड़ा गया। तो यह थी दांडी यात्रा, और दांडी यात्रा से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 18, साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण क्या था? तो उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। 7 सदस्य है। साइमन कमीशन क्या है सुन लीजिए। 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। और तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ। ऑप्शन नंबर 2। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 19, फ्रांसीसी क्रांति 1789 के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति क्या है? यह फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक, सामाजिक उथल पुथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी। फ्रांसीसी क्रांति, इसका मुख्य उद्देश्य समानता, स्वतंत्रता एवं भाईचारा था। इस उद्देश्य से फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 20, मानचित्र का ध्यान से अध्ययन करें एवं 17वीं शताब्दी के भारत के पश्चिमी के 2 बंदरगाह पहचाने। ये देखिए सर्कल बने हुए हैं। तो पश्चिमी के 2 प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? सूरत बंदरगाह और गोवा बंदरगाह। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, फ्रांसीसी क्रांति के समय रॉब्सपियरे के शासन ने कानून पास किए। के समय रॉब्सपियरे के शासन ने कानून पास किए। मजदूरी और कीमतों की सीमा से संबंधित कानून क्या था? मजदूरी और कीमतों की सीमा से संबंधित। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब लेते हैं 22वें नंबर का प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस दार्शनिक ने
राजा के दैवी एवं निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। यह किया था जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने जो है खंडन किया था राजा के दैवी एवं निरंकुश अधिकारों का। फिर आप देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 23, 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। लाहौर अधिवेशन वास्तव में क्या है? लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। तो देखिए पूर्ण स्वराज की घोषणा यहां पर हुई थी। कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में प्लान बनाया कि अब हमारे देश को पूर्ण स्वराज की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस शामिल हुई थी। तो हमें पता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल हुई थी। कौन सा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? 1931 में हुआ था। तो चलिए थोड़ा समझते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था। यह 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ। यह सम्मेलन भी लंदन में ही हुआ था। तो देखते हैं अब प्रश्न नंबर 25, 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व मुख्यतः खालिस्तान द्वारा किया गया। तो राष्ट्रीय आंदोलन 20वीं सदी की जब शुरुआत हुई, यानी 1901 से हम शुरू करेंगे, तो 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः शिक्षित एवं शहरी पुरुषों के द्वारा किया गया। फिर देखिए 26वें नंबर का प्रश्न, सितंबर 1932 में हुए पुनः समझौता लॉर्ड इरविन और खालिस्तान के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 27वां प्रश्न है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की औपचारिक मांग रखी थी? अभी हमने पीछे पढ़ा कि औपचारिक मांग उन्होंने लाहौर अधिवेशन में रखी थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 28, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जन समूहों को किन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कहा गया? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ तो सारे जन समूह को क्या बताया गया? कौन से कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए? पहला है नमक कानून को तोड़ना, नमक का उत्पादन और सरकारी नमक फैक्ट्रियों के सामने प्रदर्शन करो, ऐसा बोला गया आम जनता से। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो एवं शराब की दुकानों के सामने धरना दो। फिर किसानों द्वारा राजस्व एवं चौकीदारी कर को चुकाने से इनकार करना। इन सब बातों को बताया गया आम जनता को, अर्थात उपरोक्त सही ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 29 है, आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में होने वाले उग्र गुरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उग्र गुरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 30, उदारवादी राष्ट्रवादी जिन्होंने क्रांति की शुरुआत की में अधिकांशतः समाज के कौन से वर्ग शामिल थे? तो बताया गया अभी कि शिक्षित कुलीन मध्यम वर्ग शामिल थे। शिक्षित कुलीन मध्य वर्ग शामिल था इसमें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 31वें नंबर का प्रश्न है, मान लीजिए कि आप टूथपेस्ट खरीदना चाहते हैं और दुकान मालिक कहता है कि वह टूथपेस्ट तभी बेचेगा जब आप टूथब्रश भी खरीदेंगे। किस अधिकार के अंतर्गत आप टूथपेस्ट खरीद सकते हैं? तो जरूरी नहीं है कि आपको 2 उत्पादन एक साथ खरीदना है, आपको अधिकार है चुनने का अधिकार। हमें केवल पेस्ट खरीदना है, ब्रश नहीं खरीदना है, तो यह एक चुनने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 32 है, नौकरी बाजार में एक व्यक्ति की कमाई के 2 मुख्य निर्धारक हैं, कौशल एवं शिक्षा। कि उसमें क्या कौशल है, उसकी क्या शिक्षा है, तो यही उसके मुख्य निर्धारक हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। प्रश्न नंबर 33 है, मानव विकास सूचकांक के मापने के लिए निम्न में से कौन एक कसौटी नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक मापने में बेरोजगारी की जो दर है वह एक कसौटी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। फिर प्रश्न नंबर 34 है, एक देश के लिए धारणीय विकास है। क्या है धारणीय विकास? संसाधनों का न्यायपूर्वक एवं भविष्य उपयोगिता के लिए संरक्षण। तो हम संसाधनों का संरक्षण यदि करेंगे तो ऑप्शन नंबर
3 सही है। प्रश्न नंबर 35, एक राज्य की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षणिक उपलब्धि से संबंधित नीचे दी गई कल्पित आंकड़ों की तालिका का अवलोकन कीजिए। एक विकल्प चुनिए एवं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो एक राज्य की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षणिक उपलब्धि हमें दी गई है। ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर पुरुष 54%, महिला 21%। 10 से 14 वर्षीय आयु वर्ग के बच्चों की साक्षरता दर है 69% पुरुष और 41% महिलाएं। 10 से 14 वर्षीय स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत है, स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत है पुरुष 64% और महिलाएं 36%। अब हमें पूछा गया है स्कूल ना जाने वाली ग्रामीण बच्चियों का प्रतिशत, जब जाने वाले बच्चियों का प्रतिशत 34% है तो ना जाने वाले बच्चियों का प्रतिशत 100-34 अर्थात 66% है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा नहीं है? मुद्रा नोट है, जमा है, सिक्के हैं, सब मुद्रा है, क्रेडिट कार्ड मुद्रा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। फिर 37वें नंबर का प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन साख के औपचारिक स्रोत का एक उदाहरण है? साख का औपचारिक स्रोत क्या है? बैंक है। ऑप्शन नंबर 3। फिर प्रश्न नंबर 38 और 39 के जवाब हमें इस पाई चार्ट को देखकर देना है। तो नीचे दिए गए रेखा चित्र का अवलोकन कीजिए और प्रश्न 38 एवं 39 का उत्तर दीजिए। तो देखिए यहां पर सब परसेंट दिए गए हैं। ग्रामीण भारत में साख के किस स्रोत का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो साख के किस स्रोत का व्यापक रूप से उपयोग होता है? सबसे ज्यादा साहूकार स्रोत का। देखिए सबसे ज्यादा परसेंट देखिए साहूकार का है, तो साहूकार स्रोत का ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 39 में देखिए रेखा चित्र के अनुसार अपनी साख आवश्यकताओं के लिए साहूकारों पर निर्भर लोगों का क्या प्रतिशत है? अभी हमने देखा ना, तो साख के लिए आवश्यकताओं के लिए साहूकारों पर निर्भर लोगों का प्रतिशत 30% है। तो अब होता है प्रश्न नंबर 40, अंतरराष्ट्रीय संगठन जो विदेशी व्यापार तथा विनिमय का नियमन करता है, हम जानते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो विदेशी व्यापार तथा विनिमय का नियमन करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए समझते हैं प्रश्न नंबर 41, नीचे दी गई तालिका का अवलोकन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। गरीबी कुछ चयनित राष्ट्रों में तुलना 2010 से 2013। तो देखिए बताया गया कि राष्ट्र जो $1.25 प्रतिदिन से कम जनसंख्या का प्रतिशत है, 1.25 सवा डॉलर एक दिन में ना कमा सकने वाले लोगों का प्रतिशत देखिए बांग्लादेश देश का है 43%, भारत का है 25%, पाकिस्तान का 13% और श्रीलंका का 4% है। तो भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों का प्रतिशत कितना है? 25% है। अब प्रश्न क्या है, भारत में गरीबी से ऊपर रहने वाले लोगों का प्रतिशत है, तो ऊपर रहने वालों का 100-25 कितना हो जाएगा? 75%। ऑप्शन नंबर 3 सही है। राशन की दुकानें उचित दर वाली दुकानें आमतौर पर बेचती हैं, क्या बेचती हैं? खाद्यान्न, चीनी, खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल, ये सब राशन की दुकानों में जिन्हें हम सोसाइटी कहते हैं में मिलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। प्रश्न नंबर 43 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार वस्तुओं की एक अनुबंधित मात्रा एक कीमत पर खरीद सकता है। कैसे? बाजार कीमत से कम, बाजार कीमत से ज्यादा उससे नहीं ली जा सकती, बाजार कीमत से कम में वह खरीद सकता है। ऑप्शन नंबर 2। फिर देखिए प्रश्न नंबर 44, एक ही भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। खेती की आधुनिक विधियों का हम यदि उपयोग करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। तो देखिए खेती की आधुनिक विधियों का यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या बढ़ रहा है? उत्पादन बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। फिर 45 नंबर का प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत? निर्माण तथा विनिर्माण करना, निर्माण तथा विनिर्माण करना आते हैं द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है, रंग भेद की नीति ऐतिहासिक रूप से किस देश से संबंधित है? रंग भेद की नीति कहां से शुरू हुई? दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुई, जहां पर महात्मा गांधी के साथ भी बहुत गलत हुआ था, वहां पर बहुत अत्याचार सहना पड़ा था महात्मा गांधी जी को। ऐसे ही हमें पता है कि रंग भेद की नीति ऐतिहासिक रूप से दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। प्रश्न नंबर 47 देखिए, कानून
का शासन नामक सिद्धांत का अर्थ है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष हर कोई समान रूप से प्रस्तुत होता है, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। तो कानून का शासन का नामक सिद्धांत का अर्थ है कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। प्रश्न नंबर 48 है, नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए किस संस्था के पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए? न्यायपालिका के पास जाते हैं। न्याय मांगने जाते हैं कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो कहां जाएंगे? न्यायपालिका के पास जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर 49 देखिए, देश की एकता कम आंकी जाती है जब? कब देश की एकता कम आंकी जाएगी? जब अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतें हों। जो समुदाय कम संख्या में है और वह शिकायतें करने लगे तो देश की एकता कम आंकी जाती है। ऑप्शन नंबर 4। फिर प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातंत्र का एक परिणाम नहीं है? तो देखिए, उत्तरदायी सरकार, जवाबदेह सरकार, वैध सरकार, ये तो सब हैं, लेकिन एक तंत्रीय सरकार नहीं है। प्रजातंत्र का एक परिणाम एक तंत्रीय सरकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। फिर लेते हैं प्रश्न नंबर 51, प्रजातांत्रिक सरकार के आर्थिक लक्ष्य क्या हैं? क्या लक्ष्य हैं प्रजातांत्रिक सरकार के? लोगों के बीच से आर्थिक असमानता को घटाना। आर्थिक असमानता को घटाना। जो अमीर है वह और अमीर बनते ही जा रहा है, गरीब और भी गरीब बनते जा रहा है, तो यह आर्थिक असमानता है। तो आर्थिक असमानता को घटाने का प्रयास कौन कर रही है? प्रजातांत्रिक सरकार कर रही है। प्रश्न नंबर 52 देखिए, भारत जैसे सामाजिक रूप से विविध देश में प्रजातंत्र को उत्तम सरकार क्यों माना जाता है? यह क्यों माना जाता है? क्योंकि यह विभिन्न संघर्ष तथा मतभेद के बीच समझौते के लिए तंत्र प्रदान करता है। इसलिए भारत जैसे सामाजिक रूप से विविध देश में प्रजातंत्र को उत्तम सरकार माना जाता है, क्योंकि यह विभिन्न संघर्ष, चौथा ऑप्शन है, यह विभिन्न संघर्ष तथा मतभेद के बीच समझौते के लिए तंत्र प्रदान करता है। चलिए लेते हैं प्रश्न नंबर 53। एक साधारण नागरिक प्रजातंत्र की जड़ों को गहरा करने में कैसे भाग लेता है? केवल मतदान द्वारा। साधारण नागरिक के पास एक अधिकार है, मत देने का अधिकार, और वह मतदान के द्वारा प्रजातंत्र की जड़ों को गहरा करने में भाग लेता है। लेते हैं प्रश्न नंबर 54। गठबंधन क्या है? गठबंधन क्या है? कई दलों द्वारा एक साथ चुनाव लड़ना, यह है गठबंधन। जब कई दल आपस में मिल जाते हैं और अपने अपने सीटों का बंटवारा करके चुनाव लड़ते हैं, कई दलों द्वारा एक साथ चुनाव लड़ना, यह कहलाता है गठबंधन। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 55। भारतीय जनता पार्टी किस गठबंधन का नेतृत्व करती है? तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का नेतृत्व करती है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम एनडीए बोलते हैं। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 56। निम्न में से कौन सा देश एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है? एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश है? चीन है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर लेते हैं प्रश्न नंबर 57। पिछली सदी के दौरान विश्व में किस प्रकार की सरकार की संख्या में वृद्धि हुई है? किस प्रकार की सरकार की संख्या में वृद्धि हुई है? लोकतांत्रिक सरकार। हर देश अब लोकतांत्रिक सरकार ही चाह रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चलिए प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। एक संघीय सरकार विरोधाभासी है। संघीय सरकार विरोधाभासी क्या है? एकल सरकार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर देखिए प्रश्न नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन से देश सबको साथ लेकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो सबको साथ लेकर संघीय व्यवस्था का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 60 है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी अविशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार है संसद को? तो किसी अविशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।